होंगे, सोशल साइंसेज से भी होंगे और ह्यूमैनिटीज में से भी होंगे। और एट द एंड हम ये डिस्कस करेंगे कि वो बीएस लेवल पे जो रिसर्च अपने स्टूडेंट्स को करवाते हैं वो कौन सी टाइप की रिसर्च होती है और उसमें वो कौन से डाटा कलेक्शन टूल्स और टेक्निक्स को यूज करते हैं। और जो हम एक्चुअली एक दूसरे के नॉलेज से मुस्तफीद होंगे और मे भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें नहीं पता वो हम उस डिस्कशन से सीखेंगे कि वो कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो हम तो करवाते हैं और हमारे दोस्त जो वो यूज कर रहे हैं तो वो अगर उसको ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि अगर आप ये वाले करवाएं तो उसकी ज्यादा इजी होंगे, इफेक्टिव होंगे और यूजफुल होंगे। ओके, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। One of the main stage in research study is data collection that enables the researchers to find answer to research questions. Data collection is the process of collecting data aiming to gain insights regarding the research topic. There are different types of data and different data collection methods accordingly. However, it may be challenging for the researcher to select the most appropriate type of the data collection based on the type of data that is used in the research. This lecture aims to provide a comprehensive sources for data collection methods at BS level, including defining the data collection process and discussing the main types of data. The concepts of population, sample, sampling frame, types, and techniques are also introduced. Finally, the main challenges of data collection are listed. In the last section, ethical considerations in the data collection process are reviewed. Okay. I have divided this topic into 3 parts. That is my first part. First part is data and data collection. डाटा एंड डाटा कलेक्शन में हम क्या डिस्कस करेंगे? एक्चुअली हम ये इसमें डिस्कस करेंगे डाटा इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ डाटा मीनिंग अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सक्यूज मी मैम, डाटा यूनिट्स। हेलो जी जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन मैम, आपकी अभी तक फर्स्ट स्लाइड शो हो रही है मैम। फर्स्ट स्लाइड शो हो रही है? नहीं, मेरे पास तो ये नहीं मैम, वो मैसेजेस आ रहे हैं ना कि स्लाइड मूव करें नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, मेरे पास, मैं आपको ये बता दूं कि प्रेजेंटर व्यू में मैसेजेस नहीं आ रहे। आपने अच्छा हुआ है मुझे बता दिया। अब शो हो रही है, सेकंड स्लाइड आई है? नो मैम, स्लाइड चेंज हुई है? मैम आप शेयरिंग स्टॉप करके दोबारा स्क्रीन शेयर करके देखें। चले, मैं कर रही हूँ। ओके मैम। जी, अब नेक्स्ट स्लाइड शो हुई है? यस मैम, अब शो हो रही है मैम। ओवरव्यू की स्लाइड चल रही है मेरे पास। जी जी मैम, सेकंड स्लाइड। ओके, ठीक है। Data are units of information, may be numeric or narrative, that are collected through different data collection techniques. And data collection technique is the process by which the researcher collects the information needed to answer the research question or problem. Okay. So it's concluded कि जो आपका बेसिक एक पॉइंट है वो आपका है रिसर्च क्वेश्चन। वो रिसर्च क्वेश्चन जो आप लेके रिसर्च में इंडल्ज होने जा रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं, वो रिसर्च क्वेश्चन आपकी गाइडलाइन है जो आपको ये भी गाइड करेगा कि आपको रिसर्च के कौन सी टाइप की तरफ जाना है और ग्रेजुअली ये भी गाइडलाइन मिलेगी कि हमें इस रिसर्च के लिए कौन सा डाटा टाइप चाहिए। हम इसमें हर उस टाइप का डाटा डिस्कस करेंगे कि
हमें वो कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए जिस इंफॉर्मेशन को लेके हम अपने रिसर्च क्वेश्चन को जस्टिफाई करें और अल्टीमेटली अपनी उन फाइंडिंग्स की तरफ जाएं जिसको हम कंक्लूड करेंगे, हाइपोथेसिस अप्रूव और डिसअप्रूव की तरफ जाएंगे। अभी स्लाइड्स मेरी मूव कर रही हैं? हेलो जी मैम सेकंड स्लाइड पे है अभी। अली, फिर आप मुझे गाइड करें, मैं तो पहले भी इसी तरह से शेयरिंग कर रही थी। मैम और कहीं आपने स्क्रीन फुल स्क्रीन तो नहीं की? क्योंकि मैम जब हम F5 प्रेस करते हैं तो हमारी ना डबल स्क्रीन शो हो रही होती है, तो हम एक तरफ से चेंज कर रहे होते हैं लेकिन दूसरी तरफ से चेंज नहीं हो रही थी जो हमने स्क्रीन शो करवाई होती है। अभी बताएं, मूव कर रही हैं? जी मैम। कौन सी वाली स्लाइड है आपके पास? पार्ट 1 जिस पे लिखा हुआ है? मैम ब्लैंक हो गया एकदम से वाइट। मैं शो करवा देता हूँ इधर से मैम, मैं शो करवा दूँ मैम इधर से, क्योंकि टाइम भी कम है तो टाइम वेस्ट हो इसका। हाँ जी, प्लीज आप करवा, आप मैनेज करें ओके जैसे मैम, आप करना चाह रहे हैं। मैं करता हूँ मैम। यस मैम, मेरी स्क्रीन शो हो रही है। नहीं, मुझे नहीं शो हो रही। एक व्यू आया था फिर चला गया। व्यू आके चला गया। चले जी मैम, आप देखिए शो हो रही है इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। जी जी बिल्कुल शो हो रही है जी, हो रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक हो रहा है। मैं कंटिन्यू करूं अभी? यस मैम, आप करें। अच्छा, अभी मैं कंट्रोल आपके पास है, नेक्स्ट मैं आपसे कहूंगी या मैं मूव कर जी सकती हूँ? मैम, जी आप मुझे कहिएगा, मैं नेक्स्ट कर दिया करूँ। ओके, चले नेक्स्ट। नेक्स्ट। Okay, now we will discuss the sources and types of data. Primary data. Primary data sources refer to the original data collected first-hand by researchers specifically for their research purpose. These resources provide fresh and relevant information tailored to the study's objective. अब वो वाला डाटा जो आप फर्स्ट टाइम रिसर्च करने के लिए खुद फील्ड में निकले हैं और किसी भी अपने डाटा कलेक्शन टूल के थ्रू अपनी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को लेके अपना रिसर्च क्वेश्चन और अपने हाइपोथेसिस को लेके जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो इससे पहले कभी भी किसी ने कलेक्ट नहीं किया था, दैट इज एक्चुअली टेलर्ड टू द स्टडीज ऑब्जेक्टिव। आपने खुद उसको टेलर किया है, आपने खुद उसको डिजाइन किया है और अपने इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली आपने सैंपल लिया है। वो जो डाटा आएगा वो आपका प्राइमरी डाटा होगा। अब उसकी एग्जांपल्स क्या? सर्वेज, क्वेश्चनियर, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स, इन डेप्थ इंटरव्यूज और फोकस ग्रुप के थ्रू जो आप डाटा कलेक्ट करेंगे, दैट विल बी योर प्राइमरी डाटा। नेक्स्ट।
सेकेंडरी डाटा क्या होता है? सेकेंडरी डाटा सोर्सेज इन्वॉल्व डाटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स फॉर सम पर्पस other than your specific research. Therefore, secondary data complements primary data and can provide valuable context and insights to your research. अब वो डाटा जो आपसे पहले किसी और ने अपनी रिसर्च पर्पस के लिए कलेक्ट किया, लेकिन वो आपके प्राइमरी डाटा को कंप्लीमेंट कर रहा होता है, उसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं? पब्लिश्ड लिटरेचर या लिटरेचर रिव्यू जो आप करते हैं, गवर्नमेंट सोर्सेज, पब्लिक रिकॉर्ड्स, ऑनलाइन डेटाबेसेस, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट, ऐसी चीजें जो ऑलरेडी पब्लिश्ड होती हैं और वो आपके सेकेंडरी डाटा के तौर पे आपको आपकी रिसर्च में हेल्प आउट कर रही होती हैं। नेक्स्ट, सेकेंडरी डाटा में भी पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। अनपब्लिश्ड को मोस्टली हम ग्रे लिटरेचर भी कहते हैं। अब जो पब्लिश्ड डाटा है उसके सोर्सेज क्या होते हैं? बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, पब्लिश्ड रिकॉर्ड्स, स्टैटिस्टिकल एंड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, और जो डाटाबेसेस होती हैं, डाटाबेसेस में ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड इलेक्ट्रॉनिकली। अब बेसिक साइंसेस में, सोशल साइंसेस में और ह्यूमैनिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट बहुत सारी डाटाबेसेस होती हैं, जो मैंने नीचे बहुत सारी डाटाबेसेस के नाम ऐड कर दिए हैं। इनमें से बहुत सारी डाटाबेसेस स्पेसिफिक भी होती हैं, कुछ जर्नल भी होती हैं, जिसमें ऑलरेडी पब्लिश्ड वर्क जो होता है एक ही जगह पे बहुत सारा जखीरा आपको मिल जाता है, जिसमें समटाइम्स सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मिलते हैं और समटाइम्स आपको फुल फ्लैज आपका फुल लेंथ आर्टिकल मिल जाता है जो ओपन एक्सेस भी होता है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि डेट वाइज आपको फिल्टर डाटा मिलता है। ये नहीं कि जी किसी भी साल में कोई भी रिसर्च हुई आपको वहां मिल जाती है, वहां आप फिल्टर यूज कर सकते हैं अपने टॉपिक के हवाले से, डेट के हवाले से, ईयर के हवाले से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जर्नल की बजाय स्पेसिफिक चीज मिल जाती है। सोर्सेज ऑफ अनपब्लिश्ड डाटा। अब अनपब्लिश्ड डाटा के सोर्सेस में ऑटोबायोग्राफीज है, बायोग्राफीज है, पब्लिश्ड अनपब्लिश्ड जो काम होता है, डायरीज है, मैन्युस्क्रिप्ट्स है, एक्सेप्टेड फॉर पब्लिकेशन बट स्टिल इन प्रेस। ऐसा डाटा जो अभी पब्लिश होके नहीं आया होता बट रिकमेंडेड होता है, जैसे आपके आर्टिकल सबमिट हो गया लेकिन अभी उसकी पब्लिकेशन नहीं आई, अभी वो प्रेस में है। तो एक चीज जो ग्रे लिटरेचर को लेके मेरे ज़हन में आती है वो ये है कि हमारी लाइब्रेरीज भरी हुई हैं बहुत सारे थीसिस से। हम क्या करते हैं, देखें बीएस लेवल पे रेयर कोई बच्चा है जो पब्लिकेशन की तरफ जाए। अली, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। ओके ओके गुड। अच्छा, ग्रे लिटरेचर को लेके मैं कह रही थी कि कुछ एक आइडिया मेरे जहन में आया कि हम बीएस लेवल पे बच्चों को बहुत ज्यादा रिकमेंड भी करें ना, तो उनके पेड पब्लिकेशन के लिए ना तो इतने सोर्सेज होते हैं, ना ही बच्चे आर्टिकल पब्लिकेशन की तरफ जाते हैं। एमफिल में कुछ बच्चे चले जाते हैं, पीएचडी में तो कंपल्शन होती है। तो क्या होता है कि वो हमारा अनपब्लिश्ड जो है ना डाटा, वो लाइब्रेरी की जीनत बना रहता है। हम जो लोग रिसर्च के टीचर हैं, हम अपने रिसर्च स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी सी असाइनमेंट्स दे सकते हैं, जिससे ये ग्रे लिटरेचर हमारी लाइब्रेरीज में पड़े हुए थीसिस जो है वो यूटिलाइज हो सके। लाइक हम उनको ये दे सकते हैं, इस चीज की असाइनमेंट दे सकते हैं कि आप जाएं मेथोडोलॉजी चैप्टर देखें, उसमें देखें कौन कौन से स्केल्स यूज हुए हैं, टेक्निक्स कौन सी हुई है, रिसर्च डिजाइन कौन सा है, डाटा कलेक्शन के टूल कौन से हैं, या अगर उन्होंने जो उनके फेवरेट वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स पे उन्हें जाके कहे कि आप जाके देखें कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो थीसिस हैं क्या उनमें से इसके ऊपर काम हुआ है। अगर हुआ है तो उसमें आप अपने लिए रिसर्च गैप बना के लाएं कि कौन सा काम कौन से एस्पेक्ट्स पे नहीं हुआ विद इन दैट लाइब्रेरी ओनली। अभी उनको आप ओवरऑल लिटरेचर में ना डालें। तो जब ये थीसिस खुलेंगे तो बहुत सारी चीजें और बहुत सारे काम और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो प्रैक्टिकली ऑलरेडी डन वर्क है उसमें से बच्चों को सीखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट, ओके, डाटा टाइप्स बाय नेचर। अगर हम डाटा को बाय नेचर
देखें तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो तरह का डाटा होता है। बाय पर्पस तो हमने कर लिया, लेकिन बाय नेचर जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो तरह का डाटा होता है। सबसे पहले इसमें क्वालिटेटिव में जाते हैं तो क्वालिटेटिव ऑलवेज नॉन न्यूमेरिकल होता है और इसमें वर्ड्स और सेंटेंसेस पे बेस होता है। ऑफन सच डाटा कैप्चर फीलिंग्स, इमोशंस, सब्जेक्टिव परसेप्शंस ऑफ समथिंग। और क्वालिटेटिव डाटा मोस्टली एड्रेस करता है हाउ एंड व्हाई के क्वेश्चंस को। क्वालिटेटिव क्वेश्चंस आर ओपन एंडेड। Qualitative methods include focus group discussions and in-depth interviews. They are, however, expensive and time-consuming to implement. और for data analysis mostly जो यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर दैट इज NVivo। और भी बहुत सारे हैं, मैंने नीचे कोट कर दिए हैं कुछ, लेकिन NVivo जो सॉफ्टवेयर है दैट इज यूज्ड फॉर irrelevant data reduction, categorizing and making it sense for research framework। आप पर्टिकुलरली जिस टॉपिक के ऊपर नैरेटिव ले रहे हैं, जिस पे आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं सेंटेंस फॉर्म में, डिस्कशन से और उसके अलावा इन डेप्थ इंटरव्यू से, वो नैरेटिव जब आपके पास आते हैं तो वो नैरेटिव से थीम्स जनरेट होते हैं। वो थीम्स जनरेट करने के लिए जो आपके बहुत अप्रोप्रिएट और रेलिवेंट विद द टॉपिक होते हैं, NVivo आपको हेल्प आउट करता है, उनको रिडंडेंट कर देता है, डिस्कार्ड कर देता है। जो एक्स्ट्रा आपके नैरेटिव्स होते हैं जो रेलिवेंट होते हैं उनको हाईलाइट कर देता है। जी नेक्स्ट प्लीज। ओके, quantitative data. Quantitative data is numerical in nature that can be statistically computed. Quantitative data measures uses different scales. इसमें कौन कौन से scales होते हैं? नोमिनल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल है, इंटरवल स्केल है और रेशियो स्केल है। क्वांटिटेटिव अप्रोचेस एड्रेसेस व्हाट, पहले क्या था, हाउ एंड व्हाई। और क्वांटिटेटिव रिसर्च में जिस चीज को एड्रेस किया जाता है वो क्वेश्चन होता है व्हाट का। डाटा एनालिसिस में SPSS यूज किया जाता है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस, और इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं जिसको मैंने कोड डाउन कर दिया हुआ है। और SPSS is used as measurement tool और software ultimately effect size is measured। अब क्या करता है, आप जिसमें SPSS में एनालिसिस कर रहे होते हैं वो आपको जो रिजल्ट देता है वो न्यूमेरिक में देता है। न्यूमेरिक वैल्यू अल्टीमेटली आपको ये बताती है कि आपका वेरिएंस इफेक्ट साइज में किस लेवल तक गया। एक डिजिट फॉर्म में आप पूरे रिसर्च क्वेश्चन को, हाइपोथेसिस को बिल्कुल उसको कंक्लूड कर लेते हो डिजिट्स में, और जब वो डिजिट्स में आपका रिजल्ट आता है तो उसके बाद आपके पास इफेक्ट साइज के 3 लेवल होते हैं, स्मॉल साइज, मीडियम और हाई। आप उससे कंपेयर करके बता सकते हैं जी हमारा वेरिएंस जो है वो हाई आया है, लो आया है या मीडियम आया है। तो ये न्यूमेरिक वैल्यू आपको SPSS कैलकुलेट करके देता है। नेक्स्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेक्चर। अब इसमें हम कुछ रिसर्च की टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे। लाइक जब हमने कोई रिसर्च स्टार्ट करनी होती है तो एक माइंडसेट होता है कि हमने किस पॉपुलेशन को स्टडी करना है। वो पर्टिकुलर population is the entire group that you want to draw conclusion about। आप किसी एक कॉलेज को, फर्ज करें किसी एक कॉलेज को, ABC कोई भी कॉलेज है, उसको स्टडी करना चाह रहे हैं पूरे के पूरे को। उसमें एनरोलमेंट है 7000 की। 7000 के लोगों को तो आप 7000 पार्टिसिपेंट तो नहीं आप ले सकते। आप अपने बच्चों को बहुत सिंपल, BS के स्टूडेंट्स को जब आप रिसर्च सिखा रहे हैं और उनको इन टर्म्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो आप उनको एग्जांपल भी वाकईतन यही वाली दे कॉलेज की एग्जांपल से वो बड़ा अच्छा सीख लेते हैं। तो पूरा कोई भी कॉलेज है उसकी पूरी एनरोलमेंट एक पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन में जितने भी, मतलब पॉपुलेशन में 7000 स्टूडेंट हैं अगर, तो हर स्टूडेंट पॉपुलेशन का एक एलिमेंट होगा और उस पॉपुलेशन में से डिपेंड करता है आपने सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी यूज की है। सैंपल फर्ज करें आपने उसमें 100 का लेना है रिगार्डलेस ऑफ द सैम्पलिंग टेक्निक, तो उसमें से आप 7000 में से 100 का जब एक सैंपल लेंगे
तो उस सैंपल को एक्चुअली आपने स्टडी करना स्टार्ट करना है, और सैंपल लेने का पर्पस ये है कि उसके कॉन्टेक्स्ट में वो पॉपुलेशन है जिसको आप स्टडी करना चाह रहे हैं। 100 के सैंपल में हर मेंबर जो है वो सब्जेक्ट कहलाएगा या सैम्पलिंग यूनिट कहलाएगा। अब पर्पस ये होता है, जैसा कि आपको इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में भी सैंपल और पॉपुलेशन की एक छोटी सी तस्वीर दिखाई दे रही है। हम एक्चुअली उस 100 का सैंपल जब स्टडी करने जाते हैं और आखिर में जो हमारी फाइंडिंग्स कंक्लूड होती हैं, उन फाइंडिंग्स को अल्टीमेटली हमने जनरलाइज करना होता है पॉपुलेशन पे, कि हाँ ये फाइंडिंग्स हमारी जो है ये इस एबीसी कॉलेज की है। नेक्स्ट टर्म इज सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर क्या होती है? सैम्पलिंग एरर इन रिसर्च इज द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सैंपल and the characteristics of the population from which the sample is drawn. The error can affect the accuracy and validity of the research finding. हाँ, अगर हम ऐसी characteristics जो population में नहीं है और sample में ऐसा member ले लेते हैं जो उस population से नहीं है, like आप उस 100 में से 10 या 20 बच्चे किसी और कॉलेज के डाल लेते हैं, तो सैंपल तो रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं रहेगा ना। तो क्या होगा कि इसकी एक्यूरेसी और वैलिडिटी जो रिसर्च की है वो इफेक्ट कर जाएगी। अब काजेस ऑफ सैम्पलिंग एरर क्या हो सकती हैं? सैंपल साइज बहुत छोटा हो तब भी सैम्पलिंग एरर आ सकते हैं, इनअप्रोप्रिएट सैम्पलिंग मेथड हो फिर भी, और डाइवर्स पॉपुलेशन हो। डाइवर्स पॉपुलेशन मीन कि वैरायटी इतनी ज्यादा है, सैंपल जितना भी आप बड़ा ले लेंगे वो सारी वैरायटी तो उसमें इंक्लूड नहीं होगी, वो सैम्पलिंग एरर एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट, ओके, सैम्पलिंग फ्रेम। समटाइम्स ऐसा होता है, अभी हमने दो कॉन्सेप्ट इससे पहले पढ़े, पॉपुलेशन और सैंपल, और ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको बता रही है कि इन दोनों के दरमियान सैम्पलिंग फ्रेम का भी एक टाइटल है। होता यूं है कि बाज़ औक़ात पॉपुलेशन इतनी मतलब फैली होती है, लाइक हमने पूरे पाकिस्तान को स्टडी करना है, हमारे पास इतने सोर्सेस नहीं होते हम ट्रैवल करें, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पाकिस्तान के सारे प्रोविंसेस में जाके स्टडी करें। हम अपनी ईज और कन्वीनियंस को देखते हुए कुछ चीजें महदूद कर लेते हैं, कुछ एरियाज महदूद कर लेते हैं और उससे एक सैम्पलिंग फ्रेम बनाते हैं, और फिर हम अपना सैंपल उस सैम्पलिंग फ्रेम में से लेते हैं, ना कि होल पॉपुलेशन में से। वो सैम्पलिंग फ्रेम जो होता है वो उस पॉपुलेशन से ही होता है, लेकिन हमारे लिमिटेड सोर्सेज चूंकि होते हैं, उन लिमिटेड सोर्सेज को इन व्यू रखते हुए हम उसमें से सैम्पलिंग फ्रेम बना लेते हैं जो पॉपुलेशन का होता है, और फिर उसमें से सैंपल को चूज करते हैं। नेक्स्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। अब रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को ये तस्वीर बहुत अच्छा जो है बता रही है कि इसमें डिफरेंट कलर्स के जो है वो आपको फिगर्स दिख रहे हैं। अगर इसमें से किसी एक कलर का फिगर भी उस सैंपल में ना जाए जो पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करता है, तो क्या होगा कि आपका सैंपल आपकी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेगा। जब सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेगा तो हम बिल्कुल भी उस सैंपल की फाइंडिंग पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज करने के अहल नहीं होंगे, क्योंकि हमने अपना सैंपल जो है रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहने दिया। हमने अपनी एक मखसूस, अगर हम कॉलेज को ही स्टडी करें और हमारे पास बीएस के डिसिप्लिन 10 है, जिसमें से हम ये कह दें जी सब 10 डिसिप्लिन के जो 8th सेमेस्टर है वो सारा आउटगोइंग क्लास है, और तो वो तो प्रेप लीव पे गया हुआ है। आप यूं करें जी 7th सेमेस्टर तक डाटा ले लें, आपने जो भी टेक्निक लगानी है, लेकिन हमारे 10 बीएस के डिसिप्लिन के जो 8th सेमेस्टर है वो इस रिसर्च के अंदर शामिल नहीं होंगे। तो क्या हम उस रिसर्च की फाइंडिंग्स को उस कॉलेज के ऊपर जो उसकी पॉपुलेशन होगी उसके ऊपर जनरलाइज कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, ये हमारी रिसर्च की लिमिट्स में आ जाएगा। नेक्स्ट, ओके, डिटरमिनिंग सैंपल साइज। अब सैंपल डाटा सारी बातें हमने कर ली, सैंपल कितना बड़ा हो, डाइवर्स पॉपुलेशन है तो क्या करना चाहिए, ये सारी बातों का जवाब हमें जीपार कैलकुलेटर देगा। जीपार कैलकुलेटर फ्रीली डाउनलोडेड होता है, आप उसके ऊपर गूगल पे जाएं वो आपको मिल जाएगा। ये आपसे कुछ इनपुट्स लेता है
और उस इनपुट्स में क्या चीज होती है, डिफाइन पॉपुलेशन साइज और नंबर ऑफ द पीपल, डेजिग्नेट योर मार्जिन ऑफ द एरर, determine your confidence interval, predict expected variance, finalize your sample size. Simple is this. इसके ऊपर अगर आप लेफ्ट साइड पे वाली जो साइड है ये सारी इनपुट्स की है, ये सारी इनपुट्स उसको देंगे तो राइट साइड पे कॉर्नर पे आपको ब्लू कलर का इसका बटन दिख रहा होगा। मैं कर्सर मूव करूं तो मैं नहीं कर सकूंगी क्योंकि मैं हेल्पलेस हूं। अगर कॉर्नर पे आप देखें तो कैलकुलेट लिखा हुआ है, उसको ये प्रेस करें तो फिर राइट साइड पे जहां एनसर्कल हुआ है वो आपका सैंपल साइज कैलकुलेट होके आ जाएगा। ये ऊपर इसके टॉप पे टेस्ट के नाम भी लिखे हुए हैं और आपसे वो टेस्ट के नाम भी पूछता है कि आपने कौन सा टेस्ट रन करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको कितना सैंपल जो है वो दरकार है। नेक्स्ट जी प्लीज, नेक्स्ट। Okay. Now we will discuss sampling techniques. Sampling techniques क्या होती हैं, सैंपल कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डाटा के सोर्सेज क्या हैं, ये सारा कुछ डिस्कस हो गया। अब हम चलते हैं सैम्पलिंग टेक्निक की तरफ। सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। एज थंब साइन हम स्टूडेंट्स को ये बता सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी में अगर बहुत छोटा आपने डिफरेंस जहन में रखना है तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होती है जिसके अंदर पॉपुलेशन नाउन होती है, जिसमें हमें पता होता है कि हमारी पॉपुलेशन में कितने लोग हैं और सबको हम जानते होते हैं। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक ऐसी कैटेगरी है जिसमें हम अपनी पॉपुलेशन को नहीं जानते होते। और मोस्टली हम जब रिसर्च करते हैं किसी भी लेवल पे करें, पीएचडी लेवल पे भी करें, तो हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तरफ नहीं जाते, हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तरफ जाते हैं क्योंकि हमें कभी भी पॉपुलेशन नाउन नहीं होती हम जिसको स्टडी करने जा रहे हैं, यानी फुल पॉपुलेशन नाउन नहीं होती कि इसमें टोटल कितने लोग हैं। लाइक हम वर्किंग वुमेन को स्टडी करने जा रहे हैं विद इन पाकिस्तान, इंडिजिनस रिसर्च में है, हमें नहीं पता कि पाकिस्तान की वर्किंग विमेन कितनी है। और फर्ज करें हम उसका डाटा निकाल भी लें तो क्या हम उस सारी पॉपुलेशन को कंसीडर कर सकेंगे रिसर्च में? बिल्कुल नहीं। तो हम तो अदरवाइज भी सैम्पलिंग फ्रेम बनाते हैं, लेकिन अभी ये कंफर्म होता है, अज्यूम नहीं होता कि जी हम नहीं जान सकते, हम वाकईतन नहीं जान सकते और हम मूव करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तरफ। ओके, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं, every member has equal chance of being selected, रैंडम सिलेक्शन होती है इसमें, होल पॉपुलेशन जो है वो नाउन होती है, नो सैम्पलिंग फ्रेम, टोटल पॉपुलेशन ही आपका जो है वो सैम्पलिंग फ्रेम होता है, उसके अंदर से सैम्पलिंग फ्रेम नहीं निकालते। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में क्या होता है, नॉन रैंडम सिलेक्शन होती है, नॉट होल पॉपुलेशन इज नाउन, एवरी मेंबर हैज नॉट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। ये बेसिक डिफरेंसेस हैं इनके। और अब हम एक एक करके इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ही आपको प्रॉपर गाइडलाइन देगी। थोड़ी देर के लिए हम इसी स्लाइड पे रुकेंगे और हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की तरफ जाएंगे। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में फर्ज करें हमारे पास, हमने पहले ही कह दिया कि जी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारी पॉपुलेशन जो है वो नाउन होती है। पॉपुलेशन हमारे पास है 1000 की, और अगर हमने रैंडम नंबर जनरेटर को यूज करना है तो 1 से 1000 तक जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं उन सब को टैग लगे हुए हैं नंबर्स के 1 से 1000 तक। ठीक है, अगर हम उस जनरेटर को कहेंगे कि हमें 100 का सैंपल उसमें से ड्रॉ कर दे तो वो उसमें से कोई भी रैंडमली हमें 100 जो है वो डिजिट्स का सैंपल दे देगा, और वो कोई भी नंबर हो सकते हैं। अब अगली इसकी टाइप है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, इंडिविजुअल्स आर चूजन एट रेगुलर इंटरवल्स। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर बेस करके, फिर बात वही है कि वही 1000 का पॉपुलेशन नाउन है हमें, और उसके अंदर से 100 का सैंपल लेना है। और कैसे लेना है? इक्वल इंटरवल्स के साथ। तो हम कहीं से भी 1, 2, 4, 5 कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक हम 6 से स्टार्ट करते हैं, तो 6 से स्टार्ट करने के लिए 1000 के अंदर से जब हमें 100 का सैंपल लेना होगा तो हम इजीली स्टूडेंट्स को व्हाइट बोर्ड के ऊपर
इंटरवल्स ड्रॉ करके बता देंगे कि अगर हमने पहला 6 लिया है तो नेक्स्ट क्या होगा, स्टूडेंट्स बताएंगे, नेक्स्ट होगा 16, उसके बाद अगला क्या होगा 26, 36, इस तरह सो ऑन चलते चलते 100 का सैंपल आपको मिल जाएगा। और ये टेक्निक कौन सी होगी, सिस्टमैटिक सैंपलिंग की। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग क्या होता है, डिवाइडिंग पॉपुलेशन इन सब ग्रुप्स, इन सब पॉपुलेशन and every subgroup properly represent the sample. Subgroups based on some demographic, वो subgroup बेस कर रहा होता है किसी जेंडर पे, एज रेंज के अंदर, इनकम ब्रैकेट के अंदर, या किसी जॉब रोल के ऊपर। लाइक हमारे पास फिर वही 1000 नाउन है पॉपुलेशन, हमें चाहिए कि हम 100 का सैंपल लें, लेकिन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक के तहत जेंडर को अगर इन व्यू रखें तो हमें अपनी पॉपुलेशन के मुतालिक पता है कि इस 1000 में 200 मेल हैं और 800 फीमेल हैं। तो ऑब्वियसली जब हमने 100 का सैंपल लेना है तो हम 200 में से 20 मेल ले लेंगे और फीमेल ले लेंगे 80, तो हमारा 100 का सैंपल हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्लस्टर सैंपलिंग, जैसा कि आपको इस पिक्स में दिख रहा है। अगर जो मैं बात कर रही हूँ उसके साथ साथ ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी आप देखें तो ये बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है इन बातों की, ये जितने भी मैं कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी बता रही हूँ। क्लस्टर सैंपलिंग क्या होती है, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इन सब ग्रुप्स बट ईच सब ग्रुप हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइक मेरे पास मैं कोई बिजनेस ऑनर हूँ किसी चीज की और मेरे पूरे पाकिस्तान में 10 शहरों में ऑफिसेज हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं है कि मैं 10 का 10 ओवरव्यू कर सकूं और उनको मैं देख के आऊं और फिर मैं एनुअल रिपोर्ट लिखूं और मैं कहूं कि जी मेरा बिजनेस जो है वो अप टू द मार्क है। मुझे उसमें से सैम्पलिंग करनी है, मुझे क्लस्टर सैम्पलिंग लेनी है। मैं क्या करूंगी कि मेरे 10 शहरों में जो ऑफिसेज हैं उनमें से मैं कोई 4 ले लूं, बट इट डिपेंड्स। क्लस्टर सैम्पलिंग आपको ये कहती है कि हर ग्रुप जो है उसकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उनके जॉब ऑब्जेक्टिव सेम होने चाहिए, उनकी जो मैनेजमेंट की हायरार्की है वो सेम होनी चाहिए, उनका बजट सेम होना चाहिए, उनके ऑब्जेक्टिव सेम होने चाहिए। फिर आप कह सकते हैं कि 4 को स्टडी करने के बाद हाँ मेरे बाकी 6 भी जो हैं वो अप टू द मार्क हैं और एनुअल रिपोर्ट आप राइट अप कर सकेंगे। Okay, it was the probability sampling, and next we will move on non-probability sampling technique. Next, please. Non-probability sampling technique, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम पहले जान चुके हैं कि हम पॉपुलेशन को नहीं जानते, इक्वल रिप्रेजेंटेशन किसी को नहीं मिलती। इसमें सबसे पहले कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती है, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हम अपने बीएस के बच्चों को जब रिसर्च करवाते हैं तो हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जा रहे होते हैं, और जो सैम्पलिंग टेक्निक हम यूज मोस्टली कर रहे होते हैं वो पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक होती है या कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक होती है। बेहतर ये होता है कि पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक करवाई जाए, क्योंकि ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को कंसीडर करती है और उसके बाद जो इसके रिजल्ट्स होते हैं वो कंट्रोल्ड कंडीशन में होते हैं और वैलिडिटी होती है, इनकी रिलायबिलिटी होती है। और कन्वीनियंस सैम्पलिंग में फिर वही बात, एज द वर्ड शोज, कन्वीनियंस, हम कन्वीनियंस में पड़ जाते हैं, और कन्वीनियंस जैसा अभी हम डिस्कस करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कन्वीनियंस के साथ उस तरह से रिलायबिलिटी भी नहीं आती और अपने रिजल्ट्स जो है वो जनरलाइजेबल भी नहीं रहते। कन्वीनियंट सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, मोस्ट एक्सेसिबल टू द रिसर्चर। रिसर्चर अपनी कन्वीनियंट देखता है और वो ये कहता है कि जी जो इजीली मुझे डाटा मिल जाता है मैं उसको ले लेता हूँ। लाइक आप एक कॉलेज को स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप छुट्टी के वक्त उस एरिया के करीब चले जाएं और जो पहले 100 बच्चे आपको मिलते हैं आप उनको क्वेश्चनियर दे दें, ये आपकी मोस्ट कन्वीनियंस थी। या क्या होता है, एक तो कन्वीनियंट सैंपल जो है वो बहुत लेस रिप्रेजेंटेटिव होता है, हो सकता है वहां फीस जमा हो रही हो और वो उस 100 में से 50 तो वो थे जो आउटसाइडर थे, वो बहनें थी जो साथ फीस जमा करवाने आई थी, वो कजन्स थी जो फीस जमा करवाने आए हुए थे, तो लेस रिप्रेजेंटेटिव होता है। हो सकता है वो 100 इसी कॉलेज के भी हों लेकिन उसमें सारी क्लासेस के बच्चे ना आए,
जनरलाइजेबल रिजल्ट नहीं रहेंगे और सैम्पलिंग बाइस बहुत ज्यादा इसमें आ जाएगा। तो लाइक इसकी एग्जांपल मैं फर्ज करो ये देती हूँ कि जी मैं एक दिन में 4 लेक्चर पढ़ाती हूँ और देखना है जी मेरे कॉलेज के जो बच्चे हैं वो मेरे टीचिंग स्टाफ से सेटिस्फाइड है। मैं क्या करती हूँ, मैं वो क्वेश्चन ईयर पकड़ती हूँ और मैं जो 4 क्लासेस पढ़ाती हूँ बस वहीं दे के और 100 का सैंपल लेती हूँ, 200 का सैंपल लेती हूँ और उसके रिजल्ट्स कंक्लूड कर लेती हूँ। तो मेरे लिए तो मोस्ट कन्वीनियंट यही था ना। तो ये कन्वीनियंट हो के जो आप अपनी कन्वीनियंस को देख के सैंपल ले लेती हैं, ये लेस रिप्रेजेंटेटिव होता है। उस सैंपल को आप कभी भी नहीं कह सकते ये पूरे कॉलेज का सैंपल है और रिप्रेजेंटेटिव भी है। अगली चीज है पर्पसिव सैंपलिंग टेक्निक। पर्पसिव सैंपलिंग टेक्निक में बाकायदा तौर पे इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता है और ऑब्जर्वर बायस को अवॉइड किया जाता है। जैसे आप कोई भी रिसर्च बीएस लेवल पे करवाते हैं और आप पर्टिकुलरली चाहते हैं कि जी अगर हम किसी बच्चे को या किसी खास क्लास को स्टडी कर रहे हैं तो हम किसी हम डिसीजन मेकिंग किसी की देख रहे हैं और उसमें से इस एज ब्रैकेट के लोग आए और इस के ना आए, तो आप अपना मखसूस एक इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया सेट करते हो जिसमें आप अपने इंक्लूजन क्राइटेरिया वाले लोग लोगे और बाकी एक्सक्लूड करोगे और उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे वो रिजल्ट्स जो है वो बहुत प्रिसाइज भी होंगे और उनकी रिलायबिलिटी भी बेहतर होगी। नेक्स्ट इज स्नोबॉल टेक्निक। स्नोबॉल सैम्पलिंग ऐसी होती है सैम्पलिंग जिसमें आपकी पॉपुलेशन, if the population is hard to access, we start from 1 person to more person। ऐसी पॉपुलेशन जिसको आप अप्रोच करना मुश्किल हो, लाइक आज रिसर्च में जो जेंडर है ना डेमोग्राफिक में उसको ऐड नहीं करने दिया जा रहा क्योंकि सवाल ये किया गया है जी आप किसी से ये पूछ ही नहीं सकते कि आपकी जेंडर क्या है। मेल फीमेल तक जेंडर महदूद नहीं रही, आप भी जानते होंगे। इसलिए रिसर्च के डेमोग्राफिक्स में से आपने जेंडर का मतलब वो वाला जो वेरिएबल है वो आपने ऐड ही नहीं करना। तो ऐसी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो भी इसमें है, वैरायटी है, ये मेंशन नहीं करेंगे लोग अपनी ना। तो ऐसी पॉपुलेशन जो थर्ड जेंडर की तरफ जा रही है, फोर्थ की तरफ जा रही है, हम उसको, वो पब्लिक नहीं होती, वो किसी इदारे में नहीं मिलती, तो वो स्नो बॉलिंग के तहत ही आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। डिवोर्स्ड लेडीज है, अडॉप्टेड चिल्ड्रन है, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, ये वो हैं जो मेंशन नहीं किए जाते लेकिन हम ऐसे सैंपल को स्नोबॉल टेक्निक के थ्रू अप्रोच कर लेते हैं। कोटा सैंपलिंग बेस्ड ऑन द नंबर प्रोपोर्शन ऑफ द यूनिट्स। अब उसमें क्या होगा कि अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने अपनी प्रोडक्ट कोई बनाई है और मैंने उस प्रोडक्ट के मुतालिक कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन देखनी है तो मैं मार्केट में जाती हूँ, लेकिन मेरे पास कंडीशन ये है कि अगर मैं मार्केट में कंज्यूमर्स को अप्रोच करूँ और वो कंज्यूमर हो 100 लेकिन विद इन 150 मेल हो 50 फीमेल हो, तो मैं क्या करूंगी कि मार्केट में 30% जो टीन एज है उसमें से 15 मेल हो 15 फीमेल हो, 50% जो अडल्ट हैं उसमें 25 मेल 25 फीमेल। सीनियर सिटीजन को अगर मैं लेती हूँ तो वो मैंने 20 लेने हैं और 20 में से विद इन 20 भी 10 मेल और 10 फीमेल हो। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इतनी ज्यादा सैम्पलिंग टेक्निक में से कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो हमारे बच्चों के लिए बेस्ट होगी और कौन सी को हम रिकमेंड करें उनको कि जी आप ये वाली सैम्पलिंग टेक्निक यूज करें, वो आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगी। इस सवाल का जवाब एक ही है कि जब आपको सैम्पलिंग टेक्निक की चॉइस और डिसीजन में डाला जाए तो ये डिपेंड बहुत सारे फैक्टर्स पे करता है। आप ये नहीं कह सकते या एक बच्चा दूसरे बच्चे का रिसर्च देख के ये नहीं कह सकता वो फ्ला सैम्पलिंग टेक्निक यूज कर रहा है तो सुपरवाइजर के पास आए, मैडम मैंने भी वही वाली सैम्पलिंग टेक्निक यूज करनी है। नहीं, सैम्पलिंग टेक्निक का डिसीजन डिपेंड करता है
आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है, आपका रिसर्च क्वेश्चन आपको कौन सी रिसर्च टाइप की तरफ लेके जा रहा है, आपके पास टाइम कितना है, आपके पास सोर्सेज कितने हैं, ये सारी बातें डिपेंड कर रही होती हैं कि आपने कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो यूज करनी है और कौन सी आपके लिए बेस्ट होगी। ओके, नेक्स्ट, this is the third part of the lecture, that is data collection tools techniques, the instrument that we use for the purpose of collecting data और रिकॉर्डिंग द डाटा आर कॉल्ड डाटा कलेक्शन टूल्स। वो टूल्स कौन कौन से हैं? क्वेश्चनियर है, ऑब्जर्वेशन है, चेकलिस्ट है, सर्वेज है। अच्छा अली, मैं आपको ये बता दूं कि टाइम स्टार्ट में नमाज के लिए भी गया है और थोड़ा सा ये यस नो में भी गया है, तो मुझे 10 मिनट और चाहिए होंगे लेक्चर को कंक्लूड करने के लिए, फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? ओके, तो टूल की डेफिनेशन और टूल क्या होते हैं, इंटरव्यू है, फोकस ग्रुप है और एक्सपेरिमेंट्स है। अब टूल्स क्या है और आगे टेक्निक्स क्या है? टेक्निक्स आर द स्ट्रेटजीज दैट गाइड हाउ डाटा कलेक्शन टूल्स आर इम्प्लीमेंटेड इन रिसर्च। लाइक आपका टूल क्वेश्चनियर है, तो उसको इम्प्लीमेंट किस तरह करना है, ये आपको टेक्निक गाइड करेगी। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, आप यहाँ पे ये देखें कि ये टूल है आपका क्वेश्चनियर और दूसरी तरफ एक कॉलम बना हुआ है टेक्निक्स का। अगर आप क्वेश्चनियर यूज करना चाह रहे हैं, आप अपनी सोशल साइंसेस में काम करना चाह रही हैं, हेल्थ साइंसेस में, लाइफ साइंसेस में, बेसिक साइंसेस में, और आप एक क्वेश्चनियर को यूज करना चाह रही हैं, क्वेश्चनियर आपको देगा बुनियादी तौर पे न्यूमेरिक डाटा। और अगर आपका क्वेश्चनियर क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस पे बेस करता है, ऑब्जेक्टिव यस नो पे, अगर आपका क्वेश्चनियर टेक्निक यूज करता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस की, तो वो आप क्वालिटेटिव में यूज करेंगी और रहेगा वो क्वेश्चन। इट डिपेंड्स के बहुत सारी आपकी अप्रोप्रिएट एक्सपर्टीज है, आपकी चॉइस है जो बहुत केयरफुल है, और आपका नॉलेज है और आपका रिसर्च कॉन्टेक्स्ट है, जो इन सारी चीजों को मिला के बेहतरीन चॉइस आपको करने के लिए रेडी करता है कि आप किस सिनेरियो में रिसर्च कर रहे हैं, आपको कौन सा टूल यूज करना है और उस टूल के अंदर टेक्निक कौन सी रखनी है। ठीक है, अगर आप टूल सही यूज कर लेती हैं, टेक्निक उसकी गलत यूज कर लेती हैं, से आप क्वेश्चनियर यूज करती हैं और क्वेश्चनियर के अंदर आप ओपन एंडेड क्वेश्चन ले लेती हैं, लेकिन आपको ओपन एंडेड क्वेश्चंस की उस वक्त इजाजत होगी अगर आप रिसर्च टाइप क्वालिटेटिव कर रही हैं, और आप रिसर्च टाइप क्वांटिटेटिव कर रही हैं तो आप तो नहीं ओपन एंडेड ले सकती। तो ये सारी चीजें हैं जो बच्चे को हम सबसे पहले ये गाइड करेंगे, जस्ट बी क्लियर व्हाट डू यू वांट टू डू। जब आप अपने जहन में ये बना लेंगे कि मुझे ये काम करना है, आप बच्चे को गाइड करें कि थिंक लाइक अ रिसर्चर। आप सोचो आपको करना क्या है, आप बुकिश नॉलेज एक साइड पे रखो, थिंक लाइक अ रिसर्चर, और आप खुद अपने आप से सवाल करो कि आपको क्या करना है। फिर उसके बाद आप इस सारी सिनेरियो में खुद चॉइस करो कि आपको कौन सा टूल यूज करना है और कौन सी उसके अंदर टेक्निक ऐड करनी है। लाइक आपने इंटरव्यू यूज करना है, तो इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, इन डेप्थ इंटरव्यू भी हो सकता है। अगेन ये सारी उसकी इंटरव्यू की टेक्निक्स थी। अगेन आपकी रिसर्च टाइप क्या है, आपका पार्टिसिपेंट कौन है। फर्ज करें आपके पार्टिसिपेंट, आपने किसी मेडिसिन पे कोई सर्वे करना है और आपने सैंपल ले लिया है, पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ भी हैं, और अंदर आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन डाल दिए हैं और वो उनको बात ही नहीं करनी आ रही। वो हाँ ना में तो बात कर सकते हैं, लेकिन डिटेल में आपके पास, उनके पास इतनी वोकैबुलरी नहीं है कि आपको इतना थारोली जवाब दे सकें कि जिसके अंदर से नैरेटिव के अंदर से आप थीम्स ढूंढ सकें। ठीक है,
तो ये सारी चीजें स्टूडेंट की, रिसर्च स्कॉलर की अपनी सोच, अपनी एक्सपर्टीज और उसकी केयरफुल चॉइस है जो उसको बेहतरीन रिसर्च की फाइंडिंग्स की तरफ लेके जाती है। नेक्स्ट। ओके, अब हम उस सिनेरियो में जा रहे हैं जिसमें लाइक हम बच्चे को ये कहते हैं कि बेटा थिंक लाइक अ रिसर्चर। आपने अपनी रिसर्च को लेके जो आपके जहन में क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन लिखो। रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है? रिसर्च क्वेश्चन एक्चुअली गाइड्स यू व्हाट टाइप ऑफ डाटा डू यू वांट टू कलेक्ट। आप किस टाइप का डाटा लेना चाहते हो? वो डाटा न्यूमेरिक है, वो डाटा नरेटिव में है। अगर डाटा न्यूमेरिक है तो आप क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरफ जा रहे हैं। आप अगर डाटा नरेटिव में लेना चाह रही हैं तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च है। हाँ, बहुत खूबसूरत अप्रोच जो अप्रिशिएट की जाती है, शायद बीएस लेवल तक नहीं। हमारे पास सेमेस्टर सिस्टम में ऑनेस्टली इतना टाइम ही नहीं होता कि हम बच्चों को रिसर्च की खूबसूरती में डालते हुए मिक्स मेथड की तरफ लेके जाएं और उनको कहें कि जी न्यूमेरिक के साथ नरेटिव भी ले लो और एक उसमें केस स्टडी ऐड कर लो और एक ये काम कर लो और एक 2 फोकस ग्रुप अंदर कर लो, 2 सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कर लो, तो आपके बहुत अच्छे से रिजल्ट्स हो जाएंगे। एमफिल लेवल पे तो ये बहुत अच्छी बात है, पीएचडी लेवल पे बहुत अच्छी बात है। और हमारे पास टाइम स्पेन इतना कम होता है उस सेमेस्टर सिस्टम में, हार्डली हमने अपने बाकी सिलेबस के साथ ये रिसर्च जो अब कंपलसरी हो गई हुई है सबके लिए, वो करवाना बहुत मुश्किल है। और आप भी एग्री करेंगे मेरे साथ कि एक रिसर्च सुपरवाइजर को 10 से 12 थीसिस सुपरवाइज करने पड़ रहे होते हैं और इक्वली उसके लेवल पे दूसरी तरफ 7 सेमेस्टर के लिए 10 से 12 सिनॉप्सिस प्रिपेयर करने पड़ रहे होते हैं। ये इंडिपेंडेंटली मतलब 2-3 सुपरवाइजर्स का काम है जो हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग है, बच्चे सीख रहे हैं, लेकिन किस कॉस्ट पे? टीचर की मेंटल हेल्थ और अदरवाइज उसकी जो है उसकी कॉस्ट पे, कि ये सारा कुछ करवाना कोई इतना आसान नहीं रह गया बीएस लेवल पे, बहरहाल करवाना है। एनीवेज, मैं जा रही थी न्यूमेरिक और नैरेटिव डाटा की तरफ, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का हमने डिसीजन कर लिया कि जी हमने किस तरफ जाना है। लाइक एक ही मैं आपको एग्जांपल देती हूँ और उसी एग्जांपल को हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों में जस्टिफाई करते हैं। एक एग्जांपल मेरी सिंपल ये है कि हम बहुत ही जर्नल, ये आप सब्जेक्ट बेस्ड मत समझिएगा, बहुत जर्नल एक हाइपोथेसिस है कि पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस बिल्ट अप एजुकेशनल स्ट्रेस। पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस बिल्ट अप एजुकेशनल स्ट्रेस इन प्री मेडिकल स्टूडेंट्स। क्या हम कहते हैं? हम माँ बाप कभी कभी बहुत जालिम हो जाते हैं, हम उनको कहते हैं यू मस्ट बी अ डॉक्टर, और उसमें बच्चे के अंदर कितना स्ट्रेस बिल्ड करता है इस चीज का सिर्फ उस बच्चे को पता होता है। ओके, हम इस हाइपोथेसिस को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीकों से उसका रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं। लाइक अगर हमने इसका क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन बनाना है तो ये क्या होगा कि हाउ डू varying level of parental expectations correlate with educational stress level in pre-medical students। जब इसमें लेवल्स की बात आ गई, जब इसमें कोरिलेट करने की बात आ गई, तो साफ हमें ये पता चल रहा है कि ये रिसर्च क्वेश्चन हमें गाइड कर रहा है क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए। क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए हम क्या करेंगे? पेरेंटल एक्सपेक्टेशन का स्केल लेंगे और एजुकेशनल स्ट्रेस का स्केल लेंगे, इस पर डाटा लेंगे, इसको एसपीएसएस में डालेंगे और न्यूमेरिक वैल्यू में इनका कोरिलेशन निकाल लेंगे। ओके, अगर हम ये चाहते हैं कि हम क्वालिटेटिव रिसर्च में एक बनाएं रिसर्च क्वेश्चन, तो वो रिसर्च क्वेश्चन ये होगा कि हाउ डू प्री मेडिकल स्टूडेंट्स परसीव एंड एक्सपीरियंस educational stress in relation to the parental in relation to their parental expectations।
उन बच्चों से नैरेटिव लिया जाए कि आप पे क्या बीतती है जब आपकी माँ आपको कंपेयर करती है उन बच्चों के साथ जो उनकी फैमिली के हैं, जब आपका बाप आपको कंपेयर करता है उन बच्चों के साथ जो उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और आपका सीजीपीए अप टू द मार्क नहीं आता, तो फिर आपको किस लेवल का स्ट्रेस होता है वो बच्चे बोल के बताएंगे नैरेटिव में। नैरेटिव जब होगा तो ये होगी क्वालिटेटिव स्टडी, और उसमें आप एक्सप्लोर करेंगी उनके नैरेटिव्स और सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू लेंगी, या अगर ग्रुप फॉर्म में जाना है तो फिर हम फोकस ग्रुप डिस्कशन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। ओके, अब हमने ये देख लिया कि हमने किस तरह डिसाइड करना है बेस करके रिसर्च क्वेश्चन के ऊपर कि हमने रिसर्च की टाइप कौन सी लेनी है, और रिसर्च टाइप के बाद हमने कौन सा टूल लेना है और उस टूल में कौन सी टेक्निक डालनी है। अब मैं गो थ्रू करूंगी सिंपल, यही वाले टूल्स हैं जिनकी हम बात कर चुके हैं, उनको वन गो में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, जो कि आप तो ऑलरेडी जानते हैं। हम अपने बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए। क्वेश्चनियर है, क्वेश्चनियर इज द रिसर्च इंस्ट्रूमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ questions or other types of prompts that aim to collect the information from the respondent। ठीक है, अब ये आपके बोथ ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड दोनों तरह से टेक्निक्स के क्वेश्चनियर होंगे, और आप बेहतरीन तरीके से जान चुकी हैं कि आप इनको यूज कैसे करेंगे और किस टाइप ऑफ रिसर्च में करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। ओके, नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की टेक्निक वही कोवर्ट भी हो सकती है और ओवर्ट भी होती है। जब पार्टिसिपेंट को पता हो कि हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है, दैट इज ओवर्ट। जब उनको नहीं पता कि हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है, दैट इज कोवर्ट। अब जो ऑब्जर्वेशन की टाइप्स हैं उसमें डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्विंग द बिहेवियर एज इट अकर्स। जब बच्चा बिहेवियर शो करता है तो हमें उसी वक्त पता चल जाता है, हमें बच्चे को लेक्चर के दौरान ही पता चल जाता है कि ये मेंटली प्रेजेंट है या नहीं है। उसके बिहेवियर से, वो ऑब्जर्वेशन ही टीचर की होती है जो बच्चे को ये भी बता देती है बच्चे के मुतालिक कि ये अभी किसी फैमिली इश्यूज में है, मेंटली इधर नहीं है, बच्चा बहुत अच्छा है, इसके साथ कोई मसला है। और ये बेहतरीन टीचर होती है जो बेहतरीन साथ ही साथ किसी भी सब्जेक्ट की हो, वो साइकोलॉजिस्ट भी होती है। तो ये ऑब्जर्वेशन ही है उसको क्लास में जो बहुत कुछ बच्चों के मुतालिक बता रही होती है, और बेहतरीन टीचर ही वो होती है जो इन बच्चों को अपलिफ्ट भी करती है और उन मसाइल से निकाल के वापस टीचिंग में, वापस अपनी एजुकेशन में, एकेडमिक में लेके आती है और उनका सीजीपीए इंप्रूव करवाती है। ये ऑब्जर्वेशन direct observation होती है। Indirect observation is observing the effects of results of the behavior rather than the behavior itself। अब वो इस behavior को नहीं स्टडी किया जा रहा। इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में आप क्या स्टडी कर रहे हो, बिहेवियर या इवेंट हो चुका है उसके बाद उसके बाकियात को स्टडी किया जा रहा है। लाइक खुदा न खास्ता कोई क्राइम होता है या कोई ऐसा इवेंट होता है तो उसके बाकियात फिजिकल ट्रेसेस की सूरत में स्टडी किए जाते हैं, ऑब्जर्व किए जाते हैं, आर्कीवल रिकॉर्ड्स होते हैं। लाइक उसमें आप देखते हैं सिगरेट है, बेड फोल्ड्स हैं, रैपर्स हैं, हेयर डिपॉजिटेड हैं, ये चीज। और आर्कीवल रिकॉर्ड्स, हर तरह का रिकॉर्ड, अगर किसी क्रिमिनल मतलब रिकॉर्ड चेक करना हो उसका, या अगर आपको कोई ऐसा डेटा देखना हो कि जो प्रीवियस किसी हॉस्पिटल का हो, किसी भी इदारे का हो, तो ये जो बड़े बड़े रजिस्टर उनके रिकॉर्डेड होते हैं, जी हमारा ये इंडोर का है, आउटडोर का है, ये पेशेंट इस वक्त आया, इस वक्त डिस्चार्ज हुआ, ये इसको बीमारी थी, इतने दिन यहाँ एडमिट रहा, ये आउटडोर की स्लिप है, ये सारे रिकॉर्ड्स ऐसे ही प्रिपेयर होते। ये रिकॉर्ड्स आर्कीवल रिकॉर्ड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की तरफ। नेक्स्ट प्लीज स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, ये टेबल और ये डिवीजन आपको बहुत खूबसूरत तरीके से बता रही है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज ऑब्जर्वेशन विदाउट इंटरवेंशन, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। सिंपल, आप मार्केट में नेचुरल वे में जाके देखते हो कि जी बाहर महंगाई के क्या हालात हैं, मेरी प्रोडक्ट के बारे में लोगों का क्या ख्याल है, या सिंपल बगैर कंट्रोल किए किसी भी चीज को आप किसी भी लेवल पे ऑब्जर्वेशन करना चाहें, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन आप कर सकती हैं। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशन भी कहेंगे। विद इंटरवेंशन इज
also divided into 3 parts, that is participant observation, structured observation and field experiment. Participant observation वो होती है जैसे एथनोग्राफी में लाइक आप किसी के कल्चर को स्टडी करते हो और बहुत अरसे के लिए उनके साथ रहना पसंद करते हो और फिर उनके साथ रह के उनको स्टडी करते हो, तो उसके बाद है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन. स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकती है. इसमें कुछ चीजें आपने पिन की होती हैं और उसने उसी टॉपिक के ऊपर सिर्फ आपने बात करनी होती है. फील्ड एक्सपेरिमेंट में सबसे ज्यादा कंट्रोल्ड चीज जो होती है वो फील्ड एक्सपेरिमेंट होता है, जिसमें आप बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करके फिर आप देखते हो कि क्या वो वाले एलिमेंट्स अभी मौजूद हैं या रिजल्ट मिला या नहीं मिला. तो इन तीनों चीजों को अगर ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशन की जो 3 हिस्से हैं, पार्टिसिपेंट, स्ट्रक्चर्ड और फील्ड एक्सपेरिमेंट, अगर इन तीनों को कंपेयर किया जाए तो इनमें जो डिफरेंस है वो आता है कंट्रोल का. जिस लेवल का इंटरवेंशन होगा उसी लेवल का कंट्रोल होगा. तो सबसे कम इंटरवेंशन जो है वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में होता है, 0 कंट्रोल, और उसके बाद स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में है टू सम हाउ कंट्रोल, और फील्ड एक्सपेरिमेंट में सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है. नेक्स्ट, सर्वे. अब सर्वे हम एफए लेवल पे भी करवा सकते हैं, बीएस लेवल पे भी करवा सकते हैं. सर्वे उस वक्त किया जाता है जब हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट हो, सोर्सेज बहुत कम हो और एक ही वक्त में बहुत सारे लोगों की आरा लेनी हो, तो आप सर्वे की तरफ जाते हैं. नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंट. ये मोस्टली बेसिक साइंसेस में भी होता है, सोशल साइंसेस में भी होता है. इसमें क्या होता है, कलेक्टिंग डाटा बाय मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स एंड ऑब्जर्विंग द इफेक्ट्स, प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कंडक्टेड इन कंट्रोल एनवायरनमेंट, आइडियल फॉर कलेक्टिंग क्वांटिटेटिव डाटा. नेक्स्ट, इंटरव्यू. इंटरव्यू आप क्वालिटेटिव में भी कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव में भी कर सकते हैं, डिपेंड उसकी टेक्निक आप कौन सी लगाते हो. और इंटरव्यू जो है ऑनलाइन भी हो सकता है, इन पर्सन भी हो सकता है. नेक्स्ट, फोकस ग्रुप डिस्कशन. फोकस ग्रुप डिस्कशन एक्चुअली एज थंब साइन ज़हन में रखें, ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे टॉक शोज होते हैं. फोकस ग्रुप डिस्कशन जो है प्लूरल फॉर्म है इंटरव्यू की, जब बहुत सारे लोगों की आरा आपको मतलब बहुत सारे लोगों के से जो एक ही बैकग्राउंड रखते हो और एक वक्त में इन सब की आरा आपको 5 से 7 लोगों की आरा एक वक्त में लेनी हो, और आप कहते हो कि जी इंटरव्यू में एक एक का क्या करूं, एक भी प्रोफेसर दूसरी पे प्रोफेसर है, फिर हम इन सब प्रोफेसर साहिबान को इकट्ठा बिठाते हैं, या 5-7 पॉलिटिशियंस पे अगर आपने करना है तो उनको इकट्ठा बैठाते हैं जैसे टॉक शो होता है. और उस वक्त क्वेश्चंस जो हैं कोई बहुत ज्यादा नहीं होते. इंटरव्यू में और फोकस ग्रुप में फर्क ये है कि इंटरव्यू के क्वेश्चन 10-12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, लेकिन फोकस ग्रुप डिस्कशन में ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ डिस्कशन जनरेट करते हैं. और आपको क्या करना होता है, इसका जो प्रोटोकॉल होता है, एक मॉडरेटर होता है जो होस्ट कर रहा होता है, एक उसका हेल्पर होता है जो इन सब की परमिशन से रिकॉर्ड भी कर रहा होता है और नैरेटिव भी ले रहा होता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली भी रिकॉर्ड कर रहा होता है और दूसरी तरफ वो नैरेटिव भी ले रहा होता है, ताकि किसी भी टेक्निकल इशू की वजह से अगर रिकॉर्डिंग ना हो तो नैरेटिव्स जो है वो सेव हो सके. अब यहाँ पे होता ये है कि समटाइम्स ये होता है कि जी कुछ इश्यूज ऐसे आते हैं जो कुछ लोगों को तो पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा मिल रही होती है और कुछ लोगों को बिल्कुल दबा दिया जाता है, और ये डिपेंड करता है उस वक्त मॉडरेटर पे जो होस्ट होता है वो वहां मीडिएट करे और जो जिनको पार्टिसिपेशन नहीं मिल रही उनको पार्टिसिपेशन दे. यहाँ पे एथिकल इश्यूज पर्टिकुलरली जो फोकस ग्रुप डिस्कशन के लिए है वो है रिस्पेक्ट potential for imbalance and exploitation of the participants. होता ये है कि sometimes क्या करते हैं लोग के किसी सोशल स्टेटस की वजह से, पॉपुलैरिटी की वजह से, अथॉरिटी या एक्सपर्टीज की वजह से एक या दो लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बाकी किसी एक को शिकार कर लेते हैं और उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं पब्लिकली.
ये बात अब डिपेंड कर रही होती है उस मॉडरेटर पे कि वो ये हालात पैदा ना होने दे और इस एथिकल कंसिडरेशन को इन व्यू रखे। दूसरा ये कि रिस्पेक्ट पोटेंशियल पावर इम्बैलेंस, वो इम्बैलेंस हो जाता है कि आपने बुला तो सबको लिया, इक्वल पार्ट आपने किसी को भी नहीं दिया, तो इस चीज को जरूर रिस्पेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। केस स्टडी। ओके, केस स्टडी के मुतालिक एक मिथ है पहले जी, केस स्टडी किसी एक बंदे के मुतालिक डिटेल इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप केस स्टडी मेथड यूज करते हैं, बट दिस इज नॉट राइट। Case study is detailed study of specific subject such as person, group, place, event, organization और phenomena। किसी भी फिनोमेना को लेके, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेके, किसी इवेंट को लेके आप स्टडी कर सकते हैं, और पर्सन्स को भी सिर्फ एक को नहीं, आप केस स्टडी में 6 से 8 तक जा सकते हैं। एपीएस का इवेंट हुआ, आप उसको स्टडी करें। पिछले 2-3 सालों में हमारे पॉलिटिकल हालात पाकिस्तान के ऐसे हैं या कोई भी किसी तरह के, अब किसी भी इवेंट को लेके उसकी इन डेप्थ स्टडी की तरफ जा सकते हैं। कोई भी फिनोमेना आपको लगता है जो आपके लिए क्वेश्चन मार्क हो, आप उसको स्टडी कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स के केस स्टडी की टाइप कौन सी हो। ये टाइप सारी मैंने नीचे दी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज, एथिकल कंसिडरेशंस। एथिकल कंसिडरेशंस आप सब जानते होंगे। सबसे पहले ये कि वेदर द पार्टिसिपेंट्स इन द डाटा कलेक्शन वर वॉलंटरी। नेक्स्ट इज के assessing whether the informed consent was provided, confidentiality was assured। ये 3-4 वो बातें हैं जो हमारे पार्टिसिपेंट के लिए बहुत जरूरी है। उनकी इंफॉर्मेशन को ब्रीच ना किया जाए, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को पर्सनल रहने दिया जाए, और उसके अलावा अगर आपकी इंफॉर्मेशन लेते हुए अगर कोई पार्टिसिपेंट इमोशनल हो गया तो इंतहाई गलत अप्रोच है कि आप उसको एज इट इज छोड़ दें। यह आपकी इखलाकी जिम्मेदारी है कि आप उसको काउंसलिंग दिलवाएं, आप उसको कंसोल करें। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप ये हरासमेंट केस है, उसमें आप इंफॉर्मेशन लेके खुद चले जाएं और बच्चा रोता रहे, ऐसा नहीं हो सकता। आप उनको प्रोफेशनल सर्विसेज दिलवाएं। और एक और बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट में उनको कह दी जाती है कि जब आप चाहें थ्रू आउट द टाइम इसमें से किसी वक्त भी विथड्रॉ कर सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्लीज। This is the conclusion of the presentation. Next please. And my conclusion is also based on parts. Part 1 conclusion is solid data and credible sources are fundamental to advancing knowledge and making informed decisions. Part 2 conclusion is based on sampling. If a suitable sampling strategy is used, appropriate sample size is selected, and necessary precautions are taken to reduce sampling and measurement errors, then a sample should yield valid and reliable information. Part 3, that is based on tools and techniques, effective and ethical use of diverse data collection tools, techniques is essential for producing credible and impactful research outcomes. Okay, thank you very much. Next, please. Thank you all of you for tolerating me and for paying your time and for tolerating the technical issues. Any question, please? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई विश के यहाँ पे 3 एरियाज के लोग हैं, बेसिक साइंसेस के भी, सोशल साइंसेस के, ह्यूमैनिटीज के भी। हम सब लोग शेयर करें कि हम किस टाइप की रिसर्च बीएस के बच्चों को करवाते हैं, कौन से डाटा उसमें कलेक्शन टेक्निक यूज करते हैं, कौन से टूल्स यूज करते हैं, और कौन से आप सजेस्ट करती हैं, रिकमेंड करती हैं कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज।
जी मैम, मैं अफशा बात कर रही हूँ लाहौर से, और मैं पीएचडी कैंडिडेट भी हूँ इन फाइन आर्ट्स। और मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो उसमें जब नैरेटिव्स डिफरेंट होते हैं तो क्वेश्चन में, तो हम कैसे उसके रिजल्ट्स, क्योंकि उसके रिजल्ट्स वेरी कर रहे होते हैं, तो हम उसके रिजल्ट्स को कैसे कंक्लूड करते हैं या उसका एनालिसिस कैसे करते हैं? बेटा क्योंकि थीमेटिक एनालिसिस क्वांटिटेटिव रिसर्च में तो इजी होता है, क्योंकि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको डाटा को के रिजल्ट्स प्रिपेयर करने आसान होते हैं, क्योंकि मैंने की थी एमफिल में। और अब जो है ये मुझे नहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होता है कि जब अगर क्वालिटेटिव अप्रोच होगी तो उसमें कैसे असेसमेंट होगी। अच्छा, बहुत खूबसूरत सवाल है आपका। मैं आपको बहुत डिटेल में इसका रिप्लाई भी करना चाहूंगी, और यहाँ शायद टाइम कम है, बाकी लोगों को उतना टाइम ना मिले। यहाँ मैं आपको सिंपली बता देती हूँ, लेकिन मेरा आपके पास कांटेक्ट नंबर होगा, आप मुझसे कांटेक्ट करें। मैं आपको बकायदा थीमेटिक एनालिसिस पे बुक दूंगी और कुछ चैप्टर्स हाईलाइटेड दूंगी, आप उसको जरूर स्टडी कीजिएगा। आपने क्वालिटेटिव के हवाले से जो थीम्स जनरेट करने वाली बात की है ना, कि मैंने एनवीवो आपको इसीलिए एनालिसिस के लिए का सॉफ्टवेयर यूज करें, ये आपको हेल्प आउट करेगा। जो आपके रिसर्च के एग्जैक्ट रेलिवेंट थीम्स होंगे वो उसमें से हाईलाइट हो जाएंगे, और बाकी रिडंडेंट जो आपका मटेरियल है वो निकल जाएगा उसमें से। और इसको अगर आप मैन्युअली करना चाहती हैं तो मैं आपको एनालिसिस जो है मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। आई लव टू शेयर नॉलेज विद यू। आप मुझे जरूर अप्रोच करें, मैं आपको 2-3 बुक्स, बल्कि उसमें से स्पेसिफिकली चैप्टर्स हाईलाइटेड जो मैंने किए हुए हैं, जो मैं खुद पढ़ती रही हूँ और जो मैं पढ़ाती रही हूँ, वो मैं आपको साथ क्वालिटेटिव रिसर्च के हवाले से शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच मैम, इंशाल्लाह मैम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। श्योर। एनीवन एल्स? बेसिक साइंस में आप लोग किस तरह की रिसर्च करवाते हैं? एक्सपेरिमेंट से हट के भी कोई थ्योरेटिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल बेस्ड भी होती है, कोई लिटरेचर रिव्यू भी करते हैं? और ह्यूमैनिटीज में कोई शेयर करना पसंद करेगा? बीएस लेवल पे किस टाइप की आप रिसर्च करवाते हैं, बेसिक साइंसेस में और ह्यूमैनिटीज में? कोई बेसिक साइंसेस में या ह्यूमैनिटीज में है तो प्लीज कम ऑन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी, I'm Aisha Tariq and I'm from English literature background. So when we ask our students or guide our students for research, we tell them to pick up a book. So that a book, it can be a novel or a play or even an anthology of poems, and that book would act as the primary text. And then we tell them to look for a theoretical lens. They can select any lens, feminism or post-colonialism or Marxism. So we somehow interdisciplinary, you can say that we all, most of the times we are going for that. So they pick up a theoretical lens. It can be a Marxist or post-colonialist, and then they explore that particular work from that particular lens. As Shakespeare, we all know that he is quite an old writer and is considered a genius in his field. So his dramas can be re-explored if we look at his work from a feminist lens or from post-colonialist lens. So our research is qualitative. We haven't explored the quantitative research by far. और इसमें टोटली लिटरेचर रिव्यू आप यूज करेंगी, आप डेटाबेसेस यूज कर सकेंगी, और अगर आप उनको लिटरेचर रिव्यू की अदर देन दिस बुक लेके जाना चाह रही हैं, और ये क्वालिटेटिव रिसर्च ही कंक्लूड होगी। जी, always go for qualitative research. Yes, this is the case. गुड। बेसिक साइंसेस में से कोई प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी मैम, हम बेसिक साइंसेस से ही है मेरा, लेकिन हमने बीएस लेवल पे तो अभी कराई नहीं है रिसर्च। जैसे हमने खुद की थी तो हम 2 किस्म की रिसर्च कराते हैं,
एक करते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल होती है और एक लिटरेचर बेस्ड होती है। जैसे अगर हम सपोज कैंसर बेस्ड करते हैं, ह्यूमन पे कोई रिसर्च करेंगे फिजिक्स की मैंने तो हम कुछ लिटरेचर रिव्यू वाले ना थ्रेटिकल आर्टिकल्स भी देखे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू और थ्रेटिकल भी है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स नहीं है बेसिक साइंसेस में। जी जी। तो मैम हम जैसे ह्यूमंस पे रिसर्च तो नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, तो हम उसके लिए जो एनालिसिस करते हैं तो फिर हम सब्जेक्ट क्या आपका? मैम बायोलॉजी है। ओके। तो उसके अलावा फिर हम यूं करते हैं, जैसे अगर सपोज कैंसर पे रिसर्च कर रहे हैं तो हम कैंसर के पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स में जाके तो हम उनका डाटा कलेक्शन करते हैं। डाटा कलेक्शन करने के बाद फिर उसकी हम एनालिसिस करते हैं डिफरेंट लेवल्स पे ना। तो इसी तरह से और कोई डिजीजेज हैं उसमें तो हम ह्यूमन में तो ऐसे रिसर्च डाटा नहीं कर किस फॉर्म सकते। में होता है आपका? डाटा किस फॉर्म डाटा में हमारा होता है? प्राइमरी फॉर्म का डाटा लेंगे ना हम। अगर सपोज हम उनकी नेचर एपिडेमियोलॉजी, डाटा किस चीज को आप डाटा कह रही हैं? ब्लड वगैरह का या कोई जैसे स्पेसिमन? जैसे हम ले रहे हैं कि सपोज कैंसर पेशेंट्स हैं तो उनमें हाँ, मेरे अगर को सपोज आइडिया हम हो ये गया। देख रहे हैं देखा वही कि वाली उनके बात है, सिम्टम्स क्या जब क्या हम आते हैं, उनको किस एज में एग्जैक्टली होगी उन। हाँ जी देखो मैम, तो शुरू ये में हमने प्राइमरी यही डाटा। बात की थी ना कि डाटा की नेचर को देख के हमें पता चल जाएगा कि हमने किस तरफ जाना है। ठीक है, ब्लड का सैंपल आप लेते हैं।